की है, उन्हें अपनी मिट्टी से प्यार है, उन्हें ये सब अच्छी तरह आता है। कोई शहर वाली नाजुक बहुएं थोड़ी है जो धूप देखकर डर जाए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं और बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शोभना अपनी बहुओं से कहती है, बेटा कल तो पहली रसोई थी तो तुमने खेत में बना लिया, लेकिन आज से तुम लोग अंदर रसोई में ही खाना बनाओ। वैसे भी बाहर बहुत लू चल रही है। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुएं रसोई की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे फिर से चुपचाप बाहर निकलकर खेत की ओर चली जाती हैं। तब सीमा कहती है, रसोई में तो एक पल भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है यार। हम तो अपनी रसोई यहीं बनाएंगे। हाँ दीदी वो तो ठीक है, लेकिन अगर माँ जी और पिताजी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जो भी हो, लेकिन हम उस रसोई में खाना नहीं बना सकते और ये हमारी मजबूरी है। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, इसलिए हमें यही खाना बनाना चाहिए। तीनों बहुएं फिर से गर्मी में खुले खेत में अपनी रसोई सजा लेती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी तरुण, अरुण और मोहन वहाँ पहुँचते हैं। अरुण कहता है, सीमा तुम फिर यहाँ आ गई। पहली रसोई थी तो ठीक था, पर अब हर रोज यहाँ खाना बनाना पागलपन है। तुम लोग रसोई में खाना क्यों नहीं बनाती? वो रसोई बहुत छोटी है तरुण जी, वहाँ हम तीनों एक साथ काम नहीं कर पाती। यहाँ कम से कम हवा तो है। अरुण जी, हमने शादी से पहले वादा किया था कि हम कभी अलग काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे साथ करेंगे, और वैसे भी साथ में काम जल्दी हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, हमें गर्मी की आदत है। रसोई छोटी है तो तुम लोग बारी बारी से खाना बना लो ना, एक एक दिन काम बांट लो। तभी कविता वहाँ आती है और कहती है, भाभी खाना तैयार है ना? हाँ कविता तैयार है, मैं माँ और बाबूजी को बुला लाती हूँ, सब यहीं साथ में बैठ के खाना खाएंगे। कविता जाती है और सबको बुला कर लाती है। शोभना जब देखती है कि बहुएं फिर से खेत में है तो वो गुस्सा होते हुए कहती है, अरे बहू तुमने फिर यहाँ खाना बना लिया, मेरी बात का कोई मोल नहीं है क्या तुम लोग के लिए? माँ भैया लोगों ने पहले ही बहुत कुछ सुना दिया है, अब आप भी शुरू मत हो। बेचारियों ने इतनी मेहनत की है, कम से कम शांति से खाना तो खा लो। अब सब लोग फिर से खेत में ही भोजन करते हैं, लेकिन आज धूप इतनी तेज थी कि पसीने के कारण किसी का मन खाने में नहीं लग रहा था। बाप रे, इतनी गर्मी है, इतनी तेज धूप है, यहाँ बैठकर खाना खाना भी अब मुश्किल सा लग रहा है। बहुओं, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये खुले खेत वाली रसोई बंद कर दो अब। खाना खाने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन रात में सीमा, रीमा और राधा ने खेत में ही खाना बनाया। रीमा अपनी बहनों से, दीदी हमने पेड़ों के बीच ये छोटी सी लाइट लगा ली है और घास पर सुंदर चटाई बिछाई, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, आज तो गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई देखकर सभी घर वाले खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार वहाँ आता है और वहाँ का माहौल देखकर दंग रह जाता है। तीनों सभी को देखकर, आइए सब लोग आइए, दोपहर में धूप थी ना, पर देखिए रात कितनी ठंडी और सुकून भरी है। वाह, ये तो किसी पिकनिक जैसा लग रहा है। सच में भैया, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और खाने की खुशबू भी कितनी अच्छी है। तभी पास से गुजर रही पड़ोसन चंपा और कामनी वहाँ रुक जाती हैं। वे खेत में लाइट और खाने का इंतजाम देखकर वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, अरे शोभना, वाह भाई, तुम्हारे यहाँ तो शाम को बड़ा ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है, ये क्या नया तरीका निकाला है? अरे कुछ नहीं चंपा, बस बहुओं का मन था कि आज चांदनी में खाना खाएं। तुम भी आओ, तुम भी 2 निवाले खा लो। और क्यों नहीं, पर शोभना इनसे खेतों में क्यों रसोई करवा रही हो? घर में रसोई नहीं है क्या? चाची, खुले खेत में खाना बनाने का अपना ही आनंद है, आप खाकर तो देखिए। ऐसा कहकर तीनों बहुएं सभी के लिए खाना परोस देती हैं। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। चंपा खाना खाकर कहती है, अरे वाह, तुमने तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ सचमुच, मिट्टी के चूल्हे पर और मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन बहू को उस तरह खुले में खाना बनाना ठीक नहीं है, उन्हें रसोई में ही खाना बनाना चाहिए। खाना खाकर दोनों चली जाती हैं। जल्द ही पूरे कॉलोनी में ये बात फैल जाती है कि गर्मी में खुले खेत के बीच बहुओं की रसोई बड़ी ही मुश्किल से चल रही है। एक दिन चंपा और शोभना से कहती है, अरे ओ शोभना बहन, ये हम क्या सुन रहे हैं? हाँ शोभना, क्या बात है? तुम अपनी बहुओं से इस चिलचिलाती गर्मी में खुले खेत में खाना क्यों बनवा रही हो? बेचारियों का रंग काला पड़ गया है, पसीने से तरबतर रहती हैं। क्या तुम्हारे घर में जगह इतनी कम? अरे चंपा, तुम लोग गलत समझ रही हो, मैं तो खुद उन्हें मना करती हूँ,
पर वो तीनों मानते ही नहीं है। वो कहती हैं कि उन्हें खेत में ही अच्छा लगता है। क्यों झूठ बोल रही हो शोभना? सच सच बताओ ना कि तुम कंजूस हो गई हो। आजकल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और गांव में सप्लाई की भी दिक्कत है, तो क्या सिलेंडर बचाने के लिए तुम बहुओं को धूप में जला रही हो? देखो शोभना, बहुएं भी इंसान होती हैं, उनके बारे में भी तो सोचो। अगर गांव के मुखिया तक ये बात पहुंची तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हम तो सहेली होने के नाते तुमको समझा रहे हैं। चंपा और कामनी ताना मारकर चली जाती हैं। शोभना सीधे खेत की ओर जाती है, जहां सीमा, रीमा और राधा खाना बना रही हैं। शोभना तीनों से कहती है कि ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम तीनों ने? पूरा गांव मुझे कसाई कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैं सिलेंडर बचाने के लिए तुम्हें धूप में पका रही हूँ। माँ जी, हम तो बस अपनी खुशी से। चुप रहो, तुम्हारी इस खुशी में मेरी नाक कटा दी है। आज के बाद अगर यहाँ एक भी चूल्हा जला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर चलो तुम लोग। तीनों बहुएं खामोश हो जाती हैं। शाम को जब पति काम से लौटते हैं, तरुण अपने कमरे में जाता है जहाँ सीमा उदास बैठी है। सीमा, माँ सही तो कह रही है। तुम लोग ये खुले में खाना बनाना बंद क्यों नहीं कर देती? देखो, गांव वाले माँ को कितना सुना रहे हैं। तरुण जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उस रसोई में सिलेंडर के पास खड़ी भी नहीं हो सकती। दूसरे कमरे में अरुण और रीमा के बीच भी यही बहस चल रही है। रीमा, आज तो माँ को बहुत बुरा लगा होगा। लोग उन्हें कंजूस कह रहे हैं। क्या तुम्हें सच में धूप में पकना इतना पसंद है? कल से रसोई में ही काम करना। इन्हें कैसे समझाऊं कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तीसरे कमरे में भी मोहन राधा को समझाने की कोशिश कर रहा है। राधा, मुझे विश्वास है कि आज के बाद तुम वहाँ खाना नहीं पकाओगी। मैं इन्हें क्या बताऊं कि हम चाहकर भी रसोई में खाना नहीं बना सकते। इस गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई रखना हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। अगली सुबह सीमा, रीमा और राधा फिर से खुले खेत में जाकर रसोई बनाने लगती हैं। तभी कविता वहाँ आती है और उन्हें यूं रसोई बनाता देखकर कहती है, अरे भाभी, आप लोग फिर से यहाँ खाना पका रही हो। भाभी, अगर पकना ही है तो पको, हम तो आज खाना यहाँ नहीं खाएंगे। ठीक है कविता, तुम लोग मत आना, हम खाना बनाकर अंदर ले जाएंगे, पर हम बनाएंगे यहीं। ये सुनकर कविता चली जाती है। तीनों फिर से खेत में चूल्हा जलाती हैं। तब रीमा अपनी बहनों से कहती है, जल्दी कर राधा, ये धूप तो हमारा रंग जला रही है। हाँ सीमा दीदी का तो माथा भी सूज गया गर्मी से। जल्दी जल्दी बना, आज तो खाना अंदर भी पहुँचाना है। काश हम इन लोगों को अपने यहाँ खाना बनाने की मजबूरी के बारे में बता सकते। जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। हमें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। वे खाना तैयार करके बर्तनों को ढककर अंदर डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। पूरा परिवार वहां बैठता है। सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर दीपक कहता है, ये क्या है? दाल में धूल और किरकिराहट है। कितनी बार कहा है कि बाहर खाना मत बनाओ, पर तुम तीनों की जिद के आगे सब बेकार है। सीमा, तुम लोग वाकई बहुत जिद्दी हो। माँ की इज्जत की तुम्हें परवाह नहीं, और अब खाने में मिट्टी खिला रही हो। किसी की सुनती क्यों नहीं हो तुम लोग? माँ, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इन्हें शौक है बाहर जलने का। राधा, दाल हटा लो, इसमें तो धूल ही धूल है। कम से कम सब्जी परोस दो, और भगवान के लिए अब ये बात मान लो कि कल से खाना अंदर ही बनेगा। हम ध्यान से बनाएंगे, अब कल से मिट्टी नहीं पड़ेगी। हम चूल्हे को और ढक देंगे। सभी लोग किसी तरह खाना खाते हैं। शाम को तीनों बहुएं लकड़ियां कम होने पर गांव के टाल की ओर जाती हैं। रास्ते में औरतों का झुंड उन्हें घेर लेता है। हे भगवान सीमा, तुम लोग क्यों इतनी गर्मी में खुले खेत में खाना बनाती हो? क्या शोभना तुम पर जुल्म कर रही है? हमें बताओ बेटा, क्या बात है? तुम लोग इतनी सुंदर थी, अब कैसी दिखने लगी हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं चाची, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हमें कोई परेशान नहीं करता। हम खुद ही बाहर खाना बनाना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे लकड़ियां लेकर वापस खेत में आती हैं और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाकर वो अंदर जाती हैं और सभी को खिलाती हैं। अगले दिन तीनों बहुएं शोभना के साथ मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखकर औरतें आपस में बातें करते हुए कहती हैं, देख देख कामनी देख, जब ये बहुएं आई थी तो कितनी सुंदर थी, अब तो इनका रंग। ये गर्मी तो उफ उफ उफ, ये गर्मी तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर से कपड़े पहन कर तो रहा ही नहीं जाता है। सुनो जी, आप हमारे रूम में जाकर पंखा चला लो, यहाँ तो आपको पसीना आने लगेगा। आप रूम में चली जाओ, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे ज्योति, तुमने मेरी क्रीम कलर वाली शर्ट कहाँ रख दी है यार? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ।
अरे क्यों चिल्ला रहा है बेटा? ज्योति तो किचन के काम में लगी है। देखो ना माँ, ऑफिस का टाइम होने वाला और अभी तक मेरी शर्ट ही नहीं मिल रही है। अरे यहीं कहीं होगी तेरी शर्ट, रुक मैं ढूंढ देती हूँ। ठीक है माँ, अब जल्दी से मेरी शर्ट ढूंढ दो। मैं तब तक कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट फाइल बैग में रख लेता हूँ। कुछ देर बाद प्रिंस और उसका छोटा भाई अल्पेश दोनों अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात को जब सब घर में इकट्ठा होते हैं तब देखो भाई, मुझसे तो घर में बिल्कुल भी सोया नहीं जाएगा, इसीलिए तो तुम लोग मेरा बिस्तर ऊपर छत में लगवा दो। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोचा था, मुझे भी अपने रूम में ना अच्छे से नींद नहीं आती है। सही कहता है अल्पेश, रात भर पंखा चलता है लेकिन फिर भी नीचे गर्म गद्दे की वजह से नींद ही नहीं आ पाती। मैं भी ऊपर ही चल लेती हूँ। क्यों भैया, आप भी हमारे साथ ऊपर चलोगे क्या? ना ना, मुझे तो अपनी नींद पूरी करनी है। ऊपर जाकर कौन मच्छरों के चक्कर में नींद खराब करेगा। अगर आप सभी को ऊपर जाने में ठीक लगता है तो आप लोग चले जाइए, वरना मैं और ज्योति तो नीचे ही सोने वाले हैं। ठीक है भैया, आप यही सो जाओ। तो पिताजी चलिए, मैं बिस्तर और खाट ऊपर पहुंचा देता हूँ। कुछ देर बाद रामजीत, मीना और अल्पेश छत पर पहुंच जाते हैं। उधर ज्योति अपने कमरे में पंखा चलने के बाद भी ठीक से नहीं सो पा रही थी। पंखा चलने के बाद भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी तो पूरी रात पड़ी है। उफ, क्या करूं? एक काम करती हूँ, बालकनी में जाकर घूम आती हूँ। अरे भाभी, आप अभी तक सोई नहीं क्या? हाँ अल्पेश, आज तो रूम में भी ऐसा ही लग रहा है कि आग निकल रही है, इसलिए सोचा थोड़ी देर बाहर की हवा खा लूं। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? आज तुम छत पर गए थे ना? हाँ भाभी, गया तो था, लेकिन वहां पर भी हवा रुक रुक कर चल रही है। अब हवा रुक रही है तो इतनी ज्यादा गर्मी भी लग रही है, ऊपर से छत बहुत गर्म है भाभी। अरे वो तो होगा ही, दिन भर कड़क धूप जो हो रही है। मैं तो जब भी कपड़े उतारने जाती हूँ चप्पल तक गर्म हो जाती है। एक काम करो ना, अगर ऊपर नींद नहीं आ रही तो तुम अपने रूम में ही सो जाओ। नीचे भी कहाँ चैन है भाभी, आप भी खुद नहीं सो पा रहे हो। मैं बस फ्रिज से पानी की बोतल लेकर ऊपर ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ी देर बालकनी में टहल कर आती हूँ। ठीक है भाभी। क्यों पिताजी, कल रात में नींद अच्छी आई कि नहीं? पूरी तरह नींद तो नहीं आई, लेकिन कमरे से उठने वाली गर्मी से तो थोड़ी राहत थी। हाँ, हवा रुक रुक कर चलती रह रही थी। कभी कभी मच्छर भी परेशान कर रहे थे, लेकिन जितनी प्रॉब्लम घर में होती है उतनी ही ऊपर भी हो रही थी। बस फर्क इतना है कि थोड़ा ऊपर खुला हुआ था तो अच्छा लग रहा था। तो आज रात को भी सभी ऊपर सो गए? अरे क्यों नहीं जाएंगे? कहीं दूसरी जगह सोने में शुरू शुरू में थोड़ी तो बहुत दिक्कत होती है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो माँ, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी संडे कर दूंगा। चलिए आप सभी नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो आप लोग का सारा दिन बातों में ही निकल जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे ऑफिस भी जाना है। ज्योति, मेरा टिफिन तैयार कर देना, मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है जी, आप तैयार हो जाइए। माँ, मुझे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। ये देखो, ये तुम ले लो, इस पाइप को पकड़ लो, मैं मोटर चालू कर कर आता हूँ। अब ये तू क्या करने वाला है? अरे माँ देखो, अब बस देखती जाना हम कितने आराम से सोने वाले हैं। इस तरह से अल्पेश पूरी छत पर पानी फैला देता है और सभी लोग ठंडक में आराम से सो जाते हैं। लेकिन छत टपकने के कारण ज्योति को और ज्यादा परेशानी होने लगती है। हे भगवान, ये तो आज फिर से पूरा बिस्तर गीला हो गया। मुझे जल्दी से प्रिंस जी को जगाना होगा। सुनिए जी, बिस्तर गीला हो चुका है, जल्दी उठिए, नहीं तो गीले बिस्तर पर सोने से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या हुआ ज्योति, मुझे क्यों बुला रही हो? सारा दिन जाग कर काम करता हूँ, कम से कम रात में तो चैन से सो लेने दो। देखो ना, पूरा बिस्तर गीला हो गया है। अगले दिन फिर से छत टपकने के कारण ज्योति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह वो किचन में जाती है तब आज तो मेरी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बनाने की। ऊपर से आंखें भी नींद के मारे बार बार ढक रही हैं। लेकिन काम भी किस पर ही छोड़ सकती हूँ, किचन का सारा काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है।
अरे रे रे, ये आज का नाश्ता कैसा बना है? इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है। बहू, तूने ये सब क्या बनाया है? वो माँ जी, लगता है मैं चाय में चीनी डालना भूल गई। बस बस, अब जा और अपने दूसरे काम कर ले। मुझे तेरी फालतू की बकवास नहीं सुननी है। तेरे अंदर एक कमी रहे तो ठीक ना, न जाने और क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हमारे घर में अब तक बच्चे की किलकारी सुनने को भी नहीं मिली। बस बेकारो मीना, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोलती जा रही हो। ज्योति, तुम जाओ अपना काम कर लो, हमें नाश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। जी पापा जी, मैं जाती हूँ। भाभी जी, वो मैं कभी कभी अपना बिस्तर छत पर ही भूल जाता हूँ, तो आप उसे नीचे रख दिया करो। दिन भर धूप में होने के कारण मेरा बिस्तर एकदम गर्म हो जाता है, जिसके कारण सोने में बहुत दिक्कत होती है। ये बात मैं इसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। अब तो मैं भी इससे थक चुकी हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, हो सकता है भाभी को घर में ज्यादा काम करना पड़ता हो, तो कभी कभी हमारा काम करना भूल जाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तू जल्दी से शादी कर ले। कम से कम कोई दूसरी लड़की तो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएगी। लेकिन माँ, अभी तो देख अल्पेश, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे जो भी कहा तुझे उसे मानना ही होगा। ठीक है माँ। इस तरह परिवार के सभी लोग अल्पेश की शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो जाती है। अब उसकी पत्नी पिंकी घर के कामों में ज्योति का हाथ बटाने लगी थी, लेकिन ज्योति के कमरे की रात वाली समस्या अभी भी हो रही थी। पिताजी, छत पर पानी डालने से अब हमें नीचे कमरे में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। अब या तो आप लोग छत पर पानी डालना छोड़ दीजिए या फिर नीचे सोना शुरू कर दीजिए। लेकिन बेटा, अब तो हमें ऊपर सोने की आदत लग चुकी है। नीचे तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और ठीक से नींद भी नहीं आती है। प्रिंस बेटा, तू ऐसा क्यों नहीं करता? तू और ज्योति छत पर क्यों नहीं आ जाते? इस तरह से तुम्हें भी सोने में आसानी होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझा करो माँ, मुझे छत पर सोने की आदत नहीं है। रात भर अगर मच्छर काटेंगे तो मैं कैसे सोऊंगा और फिर सुबह उठकर ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे भैया, आपने कभी छत पर सोकर देखा ही नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो मुझे वहां दिक्कत होगी। अगर माँ पिताजी कह रहे हैं तो एक बार मैं सोकर देख लीजिए ना। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते कि हम दोनों ऊपर सोए तो ठीक है, आज हम दोनों छत पर ही सो जाएंगे। आप ही क्यों, आज से मैं और पिंकी भी छत पर सो जाएंगे। चलो, अब हम रात के लिए मिलकर बिस्तर ऊपर ले जाने की तैयारी करते हैं। रात को जब सभी छत पर जाने की तैयारी करते हैं तब सुनो जी, मेरा छत पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वहां पर मुझे सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पिंकी, यहाँ कमरे में तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती होगी। एक काम करते हैं, हम छत पर औरतों को एक तरफ कर देंगे और सभी आदमियों को एक तरफ कर देंगे, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। फिर भी मुझे न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। हम सभी अपने कमरे में सोते थे, लेकिन वहां पर हर घर में एसी लगा हुआ था। मैं समझ रहा हूँ पिंकी, लेकिन हम एसी से आने वाला बिजली का बिल नहीं भर सकते, इसीलिए आज तक कोई एसी नहीं लगवाया। वैसे भी दिन भर घर का पंखा चलता रहता है, उन्हीं पंखों से बिल इतना ज्यादा आता है। बस गर्मी भी जाए, बरसात का मौसम आ जाएगा तो कुछ हद तक मौसम सही भी हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो हम ऊपर ही सो लेते हैं। मैं दीदी के बगल में सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो बिस्तर मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, तुम भी दीदी के साथ ऊपर छत में आ जाना, ठीक है? दीदी, ये सब क्या है? क्या हमें रोज ऐसे ही सोना पड़ेगा? चिंता मत कर पिंकी, धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। आदत का तो पता नहीं दीदी, लेकिन मेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन इसी बीच सच में पिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, अब तक हमने बहुत परेशानी देखी है। ऊपर सोने की वजह से पिंकी की नींद अधूरी रह जाती है, इसी के चलते उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। अब हमें जल्दी घर में एसी लगवाना होगा। लेकिन बेटा, तुझे तो पता है कि एसी चलाने का कितना ज्यादा बिजली का बिल आता है। हमारा तो इतना बजट भी नहीं है कि हम हर रूम में एसी का बिल भर पाए। ऐसा तो घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ता चला जाएगा। आज पिंकी बीमार हुई है, कल हम भी बीमार हो जाएंगे। फिर ऑफिस ना जाने की वजह से घर में पैसे कहाँ से आएंगे? अगर एसी ना लगाएं तो फिर क्या करें?
मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम सोलर पैनल लगवा लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम हर कमरे में एसी को चला सकते हैं। हाँ भैया, आपका आइडिया तो काफी अच्छा है। क्यों पिताजी, आप क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन हर एसी को चलाने के लिए ज्यादा पावर वाला सोलर पैनल चाहिए और उसे खरीदने के लिए काफी खर्चा भी आएगा। क्या तुम लोग सभी के पास इतने पैसे होंगे? अभी तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर पैसे होंगे तभी तो हम कुछ खरीद पाएंगे। ऐसे तो हम कभी भी सोलर पैनल नहीं खरीद पाएंगे। चलो छोड़ो, हमारा इस बारे में बात करना ही बेकार है, फिजूल है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे इशारे में अंदर क्यों बुलाया? सुनो पिंकी, मैंने कुछ सोचा है। हम दोनों मिलकर सोलर पैनल के लिए कुछ पैसे जुटा सकते हैं क्या? लेकिन कैसे? देखो पिंकी, हम दोनों को हमारे हस्बैंड खुद के खर्च के लिए पैसे तो देते ही हैं। अगर हम वहां से पैसों की बचत करें तो कुछ पैसे जुटा सकते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है दीदी, हम दोनों इसी तरह कुछ पैसे जुटा लेते हैं। लेकिन एक बात, हमारे इस तरह पैसे इकट्ठा करने से भी उतने पैसे नहीं बन पाएंगे। तो फिर मैं सिलाई का भी काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ काम सीखकर कुछ पैसे जुटाती रहूंगी।